हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल कैरियर वर्ल्ड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो सूर्य है वो धरती से सबसे नज़दीक का तारा है और ये एक हाइड्रोजन और हीलियम गैस का दहकता हुआ गोला भी है। साथ ही साथ जो दूरी है हमारे धरती से सूर्य की वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स का है। और सूर्य जो कि एक बहुत ही विशाल भंडार है एनर्जी का, और इसके बिना जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है हमारे अर्थ पर, राइट। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सेलेस्टियल बॉडीज है, हम सभी जानते हैं। अब सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ होल्ड करके रख सकता है, मतलब उसी को रखता है। और सूर्य का जो सेंट्रल रीजन है दोस्तों, उसे हम लोग कोर का नाम देते हैं। और इस कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, राइट। अब इसके बाद आप सभी जानते हैं कि इस टेम्परेचर पर ही जो नाभिकीय संलयन है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, वो पूरा होता है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, आप सभी ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कि नाभिकीय संलयन के बाद जिस नाभिक का निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन में जो दो नाभिक पार्टिसिपेट करते हैं उन दोनों का जो कंबाइंड मास होता है, उन दोनों का जो कंबाइंड मास होता है उस मास से कम होता है नाभिकीय संलयन के बाद जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका, राइट। और ये जो मास में जो रिडक्शन, जो कमी देखने को मिला, जो मास रिड्यूस हुआ, तो जो रेस्ट ऑफ द मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप सभी ने सीखा होगा आइंस्टाइन का इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, इसमें फ्यूजन के बाद जो नाभिक बनेगा और उसका जो मास होगा, तो नाभिक जो बना उसका जो मास है, तो नाभिकीय संलयन में जितने भी जो नाभिक ने पार्टिसिपेट किया उनके कंबाइंड मास से कम होता है हमारे नाभिक का मास। और जो मास में कमी हमें देखने को मिला वही जो जो रेस्ट ऑफ द मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। और इसे हम लोग E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से भी फाइंड करते हैं। अब सूर्य को स्टडी करके हम लोग ना, अगर अगर हम डिस्कस करते हैं कि आदित्य L1 मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सूर्य एक तारा है और तारों को स्टडी करके हम लोग पता कर सकते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, मिल्की वे के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, ओके, तो इससे हम लोग सोलर विंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या फिर जो कोरोनल हीटिंग हो रहा है, या फिर जो सोलर विंड एक्सलरेशन है उसके बारे में हम लोग और भी अच्छे से पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसको भी हम लोग समझ सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा आदित्य L1 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। और आप सभी को पता है कि जो ये मिशन है वो लॉन्च हुआ था सितंबर 2 को, है ना, 2023। और ये जो आदित्य L1 मिशन है जो कि हमारा फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जो कि हमारे सन को स्टडी करता है। अगर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है उसे हम लोग लॉन्च करके कहाँ पर रखेंगे, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसे हम लोग लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर प्लेस किया जाएगा। अब ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है क्या, सो अगर हम इसको बहुत ही सिंपल भाषा में डिस्कस करें तो L1 वो पॉइंट है, L1 पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर जैसे कोई भी दो बॉडीज हैं, कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो उन दोनों बॉडीज के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा L1 पॉइंट है जहाँ पर कि हम लोग अपने आदित्य L1 को प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट वैसे तो टोटल 5 होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर L1 L2 L3 एंड L4 एज वेल एज L5। सो L1 पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं एज यू कैन सी, जो ये L1 पॉइंट है, तो L1 पॉइंट सन और हमारा जो अर्थ है उसके बीच का एक पॉइंट है L1 पॉइंट। और ये जो L1 पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर का है, जो कि जो टोटल डिस्टेंस है
उसका 1% होता है, मतलब सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसका 1% होता है लगभग। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि L1 पॉइंट पर ही आदित्य को प्लेस क्यों किया गया। सी, जैसे जो सन है हमारा, उससे रेडिएशंस आते हैं, रेडिएशंस और साथ साथ लाइट को एमिट करता है। तो सूर्य लगभग सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करेगा और साथ साथ बहुत सारा जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स है उसको भी वो एमिट करता है। अब जो हमारी धरती है ना, तो धरती का जो एटमॉस्फेयर है और धरती के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हार्मफुल वेवलेंथ को, रेडिएशंस को और जो पार्टिकल्स उससे है बचाता है। तो अगर हमारा सैटेलाइट अगर धरती के इन एटमॉस्फेरिक फील्ड में होगा या फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो हम लोग उतने इफेक्टिव वे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितनी भी जो रेडिएशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारा सैटेलाइट है उससे हम लोग अपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से और एटमॉस्फेरिक फील्ड से उसे हम बाहर रखें, और इसीलिए L1 पॉइंट से प्लेस किया गया। और उसका जो ट्रैजेक्टरी है वो भी आप देख सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा जो ये आदित्य L1 है उसका पाथ के बारे में। और ये हमारा L1 पॉइंट है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, और किस तरह से हमारा आदित्य L1 पॉइंट पर उसके चारों ओर मोशन करेगा और हमारे सन को वो स्टडी करेगा। अब अगर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन, तो जो सबसे जो टॉप मोस्ट, जो सबसे आउटर लेयर है हम लोग कोरोना कहते हैं, फिर क्रोमोस्फेयर है और जो फोटोस्फेयर है। तो कोरोना का जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और लगभग जो फोटोस्फेयर उसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। एंड इसके बाद ये बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं, और उसे हम डिस्कस करेंगे इसरो का जो ऑफिशियल वीडियोस हैं उसके माध्यम से। साथ साथ यहाँ पर जो पेलोड्स हैं हमारे आदित्य L1 के जो पेलोड्स लगे हुए हैं उसके बारे में लोग पता होना चाहिए। तो पेलोड्स में है VELC, SUIT। तो VELC क्या है? विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। SUIT है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलेक्स है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और हेलियोस है हमारा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद है हमारा एस्पेक्स, जिसको हम लोग पापा भी बोलते हैं, ओके, मतलब उसे नहीं, अलग है वो। एस्पेक्स है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। उसके बाद हमारा मैग है, तो मैग है हमारा मैग्नेटोमीटर। देन as you can see all of these payloads are represented here in this picture, and एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उसके फाउंडर, उसके फादर माने जाते हैं विक्रम साराभाई को। अब इसरो फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और जो भी सेटेलाइट जो बनते हैं वो बनते हैं UR राव सेटेलाइट सेंटर URSC बैंगलोर में। साथ साथ जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल हैं वो बनाए जाते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम में। ओके, नेक्स्ट, इसरो का जो लॉन्च फैसिलिटी है वो कहाँ पर है? वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, और कभी कभी जो साउंडिंग रॉकेट है उसे TERLS, ओके, वहां से भी उसको लॉन्च किया जाता है। ओके, नाउ इसको हम लोग तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी कहते हैं, जो कि हमारा तिरुवनंतपुरम में है। अब इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट था उसका नाम था RH-75। RH का मतलब रोहिणी होता है, और 75 जो कि जो रॉकेट है उसका डायमीटर mm में होते हैं। ओके, उसके बाद जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 है, ओके, जो कि SLV-3 है, वो हमारा पहला लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। और उसके बाद हमने और भी लॉन्च व्हीकल डेवलप किए, जैसे कि ASLV है, और PSLV एंड GSLV। ASLV क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। ओके, एंड एट लास्ट जो आर्यभट्ट है, इट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट
It was launched from the former Soviet Union on April 19, 1975. So everyone, take care of yourself and keep learning.